बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री आज कैमरे पर आए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी आदित्यनाथ, मोहनलाल यादव, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस, इन सभी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग ढंग से एक जैसा ब्यौरा दिया। अंबेडकर ने क्या क्या किया और पंडित नेहरू ने उनको क्या क्या नहीं करने दिया। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी अब डिफेंसिव होगी, तब वो सुपर ऑफेंसिव हो जाती है। 4 जून के बाद यह बार बार साबित हुआ है। राहुल गांधी के साथ एकदम उल्टा है। मुद्दा मिल गया था, नैरेटिव बनने लगा था, लेकिन कांग्रेस उस नैरेटिव को आगे नहीं ले जा पाई। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कल यूपी की अखबारों में छपेगा। फडणवीस ने जो कुछ कहा वो मुंबई के अखबारों में आएगा। मोहनलाल यादव की बातें मध्य प्रदेश के अखबारों में छपने वाली हैं। भजन लाल शर्मा का बयान राजस्थान के अखबार छापेंगे। बीजेपी ने दरअसल फ्रंट पेज का पूरा मैनेजमेंट कर लिया है। अंबेडकर के बहाने बीजेपी ने लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का पासा फेंक दिया है। 2025 से 2029 तक का यह दांव बीजेपी के कितने काम आएगा? अंबेडकर पर हो रही हाई लेवल पॉलिटिकल बैटल की एक एक डिटेल आपको समझनी है तो ये रिपोर्ट देखिए। दलित वोट के नए रिमोट की छीना झपटी मची है। ये रिमोट सबको चाहिए। इस रिमोट पर अंबेडकर का नाम लिखा है। यह रिमोट देश की 24 करोड़ दलित आबादी को गाइड करता है। भारत में करीब 17% दलित वोटर हैं जो किसी भी चुनाव के साइलेंट किंग मेकर हैं। इसी साइलेंट किंग मेकर को खुश करने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू सारे के सारे दल अंबेडकरवादी कहलाने की होड़ में लगे हैं। अंबेडकर के नाम पर एक तरह का टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को बीच में फंसा दिया गया है और दोनों तरफ से रस्सी खींची जा रही है। कांग्रेस बाबा साहब को अपनी तरफ खींच रही है, क्षेत्रीय पार्टियां अपनी तरफ खींच रही हैं और बीजेपी पूरी ताकत से इस रस्साकशी को जीतने में लगी है। एक बात साफ है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये स्वरूप दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका विरोध तत्कालीन आरएसएस ने खुलकर किया था। कांग्रेस जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर हो रही पॉलिटिक्स का लेवल कितना हाई है, इसे कुछ सैंपल से समझिए। कांग्रेस ने पहली बार एक साथ देश के सभी जिलों में प्रोटेस्ट किया। 793 जिलों के डीएम को ज्ञापन दिया। बीएसपी 2017 के बाद पहली बार किसी एक मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक में अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट हो गई। अंबेडकर के नाम पर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स होती थी। पहली बार हैदराबाद और कोच्चि में भी प्रोटेस्ट हुए। ममता बनर्जी के मिनिस्टर फिरहाद हाकिम मुसलमानों के अलावा किसी और के मुद्दे पर बाहर नहीं निकलते। वो भी अंबेडकर की फोटो वाली तख्ती गले में टांगकर सड़क पर उतरे। सफेद टी शर्ट पसंद करने वाले राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट में नजर आने लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी नीली साड़ी पहनने लगी हैं। खुद को लोहियावादी कहलाने वाली समाजवादी पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी बनने के लिए मैदान में उतरी है। लखनऊ में सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी को चुनाव में जाना है, इसलिए दिल्ली में उसे भी अंबेडकर जपना है।
शरद पवार की एनसीपी को भी बाबा साहब अच्छे लगने लगे हैं। बीजेपी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को ही लाइन में लगा दिया है। अंबेडकर के मुद्दे पर जितने अटैक हो रहे हैं, उनका दोगुनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित पॉलिटिक्स और मुस्लिम पॉलिटिक्स को आमने सामने खड़ा कर दिया और लगे हाथ कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और बीजेपी को दलित समर्थक पार्टी बता दिया। जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। नंबर वाइज देखें तो योगी ने लॉजिकल बात की है। देश में मुसलमान आबादी 20 करोड़ है और दलित आबादी करीब 24 करोड़ है। मुस्लिम वोटर 14.2% हैं, दलित वोटर करीब 17% हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वहीं चोट की है। 2025 का पहला चैप्टर ही अंबेडकर का आ गया है। इस चैप्टर को बार बार पढ़ा जा रहा है। हर पार्टी इस चैप्टर के पन्ने पलट रही है और उसमें अपना अपना फॉर्मूला फिट करने की कोशिश हो रही है। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर बाई इलेक्शन होने वाला है। सपा के अवधेश प्रसाद विधायक से सांसद बन गए तो मिल्कीपुर की सीट खाली है। मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा दलित आबादी है। मिल्कीपुर के पासी दलित को अगर योगी ने अपनी तरफ कर लिया तो मिल्कीपुर की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। इसीलिए यूपी के सीएम ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई वो लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया। तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है। लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स के लिए कुछ कहने से ज्यादा जरूरी होता है करना। राहुल गांधी यही करने के लिए महाराष्ट्र के परभणी चले गए। वहां पुलिस हिरासत में एक दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत होने का आरोप है। राहुल ने परभणी जाकर दलित परिवार से मुलाकात की और दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। ये 100% 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है।
हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल को जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जाती जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी। आपको लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दलित वोट के लिए इतनी मारामारी मच गई। ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी तैयारी की गई है। वजह यह है कि दूसरी सभी जातियां किसी न किसी बहाने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के साथ अटैच हो चुकी हैं। जबकि 2024 के चुनाव ने दिखा दिया है कि दलित अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं। अपर कास्ट या सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ मजबूती से अटैच हो चुकी हैं। मंडल और कमंडल का भेद जब मिट गया और ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पिछड़ा वोटर भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। माने न माने मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को हुआ है। आदिवासी वोट 2 साल पहले तक कांग्रेस से अटैच था, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद से आदिवासी भी बीजेपी के साथ अटैच हो चुके हैं। तभी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सरकार बना ली। बचे दलित तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा में दलित बीजेपी से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए थे। 2024 में नरेंद्र मोदी की पार्टी से 6% दलित वोट छिटक गए। इस शिफ्टिंग ने ही नरेंद्र मोदी को 303 से 240 तक पहुंचा दिया। यूपी में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी की सीटें 62 से 33 रह गईं। हरियाणा में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी 10 से घटकर 5 रह गई। महाराष्ट्र में दलित शिफ्ट हुए तो बीजेपी 23 सीट से घटकर 9 सीट पर आ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटर वापस बीजेपी की ओर लौटा तो मोदी की पार्टी ने हरियाणा में बम्पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र चुनाव ने दलित वोटर की वापसी कंफर्म कर दी। तभी महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को सबसे बड़ी जीत मिली। यूपी में दलित वोट वापस बीजेपी की तरफ मुड़े तो बीजेपी ने विधानसभा की 9 सीटों पर हुआ उपचुनाव जीत लिया। दलित वोट मैटर करता है। दलित अपने आप को अपर कास्ट या ओबीसी के साथ टैग नहीं करते। ये साइलेंट रहकर चुप्पे चाप सरकार बना देते हैं या सरकार गिरा देते हैं। जय भीम, जय जय भीम। राहुल गांधी ने दलित वोट की ताकत को 2024 के चुनाव से पहले समझ लिया। मोदी संविधान खत्म कर देंगे और मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा नैरेटिव बनाकर राहुल ने दलित वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। राहुल का प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ। वो 52 से 99 सीट तक पहुंच गए। अमित शाह के भाषण में से 12 सेकंड निकालकर राहुल गांधी की पार्टी अपना नैरेटिव मजबूत कर रही है। लेकिन मोदी की पार्टी अब राहुल के नैरेटिव को फेल करने के लिए कमर कसकर मैदान में आ चुकी है। अंबेडकर के नाम पर चल रही रस्साकशी इसी पॉलिटिकल लड़ाई का लास्ट चैप्टर है। बाबा साहब हमारे सर्वोच्च हैं, वो हमारे नायक हैं, कहूं तो महानायक हैं। बाबा साहब ने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। हमारे सामाजिक का जिस तरह से उन्होंने हर व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र में हो या राज्य में हो, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी हमारी चल रही है। कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए
बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। दलित वोट का दिल्ली चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अंबेडकर का वीडियो यूं ही नहीं बनवाया। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में केजरीवाल ने दलित वोट की सारी मलाई खा लेने का पूरा इंतजाम किया है। दिल्ली में 17% दलित समुदाय के वोटर हैं, जिनके लिए विधानसभा की 70 सीटों में से 12 सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन दलित वोट का प्रभाव इन 12 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर है। सुल्तानपुरी में 44% वोटर दलित हैं, करोलबाग में लगभग 38% वोटर दलित हैं, पटेल नगर, गोकलपुर, सीमापुरी, मंगोलपुरी, मोती नगर, त्रिलोकपुरी और अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर 30% से ज्यादा दलित वोटर हैं। जाटव, वाल्मीकि, खटीक, रैगर, कोली, बैरवा और धोबी जैसी कई उपजातियों में बटे दिल्ली के दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं। बाबा साहब के बारे में कोई गलत बोल दे तो बर्दाश्त नहीं करते। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी सबसे जोर जोर से चिल्लाकर यह बता रही है कि बाबा साहब का अपमान हो गया है। बाबा साहब के अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। अब अमित शाह के बयान को एक भी बीजेपी वाले ने आज तक गलत नहीं कहा। यह दिखाता है कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति बीजेपी की मानसिकता क्या है। आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था, आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था, आरएसएस और बीजेपी हमेशा से दलितों, वंचितों के खिलाफ रही है, आरक्षण का विरोध किया था इन्होंने। मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन में रामनाथ कोविंद जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के साथ 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी जुड़ा है, उनके साथ घोटाले का दाग जुड़ा है। ऐसे में दलित वोट को वो अपने लिए फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहते हैं। बीजेपी उनके इस नैरेटिव को तोड़ने में लगी है। दलित वोट के लिए हो रही पूरी सियासी लड़ाई में एक ही नेता सेफ दिख रहा है, वो है नीतीश कुमार। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू का वोट बैंक करीब करीब इंटैक्ट रहा। बिहार में दलित वोट के 3 दावेदार हैं। चिराग पासवान के पास पासवान वोट है, जीतन राम मांझी के पास दलित वोट का एक हिस्सा है और खुद नीतीश कुमार के पास महादलित वोट बैंक है। नीतीश कुमार की खुशकिस्मती यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले ये तीनों नेता एक साथ ही अलायंस में हैं, इसलिए नीतीश को दलित वोट की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी नए नए पोस्टर निकालने में व्यस्त है। 2025 फिर से नीतीश, एकजुट बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। संसद में आदरणीय गृह मंत्री के मंतव्य के बाद जो एक राजनीतिक रूप से घृणा का वातावरण बना है और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केंद्र बिंदु बनाया गया, यह कहीं अच्छी बात नहीं है। अंबेडकर सबके हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी दलित वोट के लिए लड़ रही है, क्योंकि उसके लिए यह किसी एक या 2 राज्य की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को 2029 में, फिर 2034 में और उससे आगे भी बीजेपी का दिल्ली वाला किला अजय बनाकर रखना है, तो उसके लिए दलित जरूरी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानीय पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई। 5-5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया है। अभी हम देखते हैं कि मुखौटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना, ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं, अरे भाई आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ, उनकी मिजाज पुरसी कर लो। आप अहंकार में इतने डूबे हो कि हमने जो कर दिया वही सही, तो क्या दुश्मनी कर रहे हो आप? दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अटैक पर अटैक किए जा रही है। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस राहुल से पूछताछ की तैयारी कर रही है, मगर राहुल है कि अपनी पार्टी को अग्रेसिव मोड में डाले हुए हैं।
गृह मंत्री के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन देश में संदेश चला गया और संविधान और अंबेडकर जी के लिए भाजपा की जो सच में जो सोच है वो जमा पे आ गई। अब उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में विरोध हो रहा है। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है, चाहे वो दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई 2029 तक चलेगी। दिल्ली और बिहार में वोटर का मूड देखा जाएगा, फिर बंगाल में दलित वोट का टेस्ट होगा, 27 में यूपी टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। इस तरह परीक्षण होता रहेगा। रिजल्ट देख देखकर पार्टियां अपना एक्सपेरिमेंट बदलती रहेंगी। इस बार महाकुंभ में अमेरिकी नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। प्रयागराज में इंग्लिश नस्ल के घोड़े भी खूब दिखाई दे रहे हैं। कार और जीप में चलने वाली यूपी पुलिस अचानक घोड़ों पर क्यों सवार हो गई? महाकुंभ में घोड़ों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में सुरक्षा पर कोई सेंधमारी नहीं कर पाए। इसके लिए यूपी पुलिस के टॉप अधिकारी ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज को परख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में घूम रहे हैं। उनके साथ पुलिस अफसरों का पूरा अमला है। संगम किनारे से लेकर गंगा की लहरों के बीच घोड़ों पर सवार होकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी तैयारियां जांची। पानी से निकलने के बाद ये भी चेक किया कि अगर घोड़ों को स्पीड से भागने की जरूरत पड़े तो वो खड़े उतरेंगे या नहीं। महाकुंभ 2025 में यूपी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यहां आने वाले 45 करोड़ सनातनियों को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। यहाँ सभी तरीके से निगरानी की जा रही है। जल में भी हमारी जल पुलिस है, हमारे जो राइडर्स हैं ये भी भीड़ की निगरानी करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। आकाश में ड्रोन्स लगाए जाएंगे, कुछ स्काई लाइटिंग के लिए और कुछ निगरानी के लिए। बाहर सिक्योरिटी कैमराज होंगे जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और अन्य सुविधाएं हैं। भीड़ की मॉनिटरिंग की सुविधा है, हेड काउंट करने की सुविधा है। कोई भी इवेंट होता है उसके लिए अलर्ट जनरेट करना, जैसे कहीं से भी स्मोक दिखाई देता है उसके लिए अलर्ट जनरेट करने की सुविधा है। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि दिन रात हर समय यहाँ विजिबिलिटी रहे। कोई भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए लगातार एक्सरसाइजेस की जा रही हैं और चाहे वो मैन मेड हो अथवा वो अचानक कोई नेचुरल घटना हो। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस अपॉर्चुनिटी को अपने इस अपॉर्चुनिटी में अपने आप को बेस्ट तरीके से शो करने का प्रयास करेगी। ये पूरा शहर संगम तट पर रेती और बालू पर बसा है। यहाँ चलने के लिए मोटर कार से ज्यादा घोड़े और ऊंट मुफीद हैं। इसीलिए सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस ने भी घुड़सवार दस्ते को ड्यूटी पर लगाया है। कुंभ रिवर फ्रंट पर जगह जगह घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस को विशेष तौर पर प्रशिक्षित 130 घोड़े दिए गए हैं। इन पर पेट्रोलिंग के लिए 166 घुड़सवार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। घोड़ों की देखरेख के लिए 35 कर्मचारी महाकुंभ भेजे गए हैं। महाकुंभ में अगर कोई घोड़ा बीमार पड़े तो उसे फौरन इलाज मिल जाए, इसके लिए 3 वेटरनरी डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। घोड़ों को महाकुंभ के वातावरण में ड्यूटी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। मुरादाबाद और सीतापुर में घुड़सवार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इन घोड़ों को महाकुंभ के लिए ट्रेन किया गया है। इन्हें 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। ये घोड़े रियल टाइम रिस्पॉन्स में खरे उतरे। इसके लिए उन्हें कई महीने पहले ही प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र भेज दिया गया था। उन्हें कुंभ रिवर फ्रंट के अलग अलग घाटों के किनारे डेली ड्यूटी पर लगाया जाता है ताकि वो वातावरण से सामंजस्य बना सके। दरअसल महाकुंभ में जब भीड़ आनी शुरू होती है तो रेती और बालू की वजह से
पुलिस के लिए पैदल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रशिक्षित घोड़े फौरन वहां पहुंचा देंगे जहां कोई समस्या आती है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों की सुरक्षा की, और इसी सुरक्षा को लेकर के जो प्रयागराज पुलिस है वो तमाम अपनी एक्सरसाइज इस समय कर रही है। अगर संगम एरिया की बात करें जहां इस समय हम मौजूद हैं, ऐसे ही घाटों पर करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, एक दिन में स्नान करेंगे, और घाट के किनारे इस समय हम मौजूद हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि लोग हैं, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। तो प्रयागराज में जो पुलिस को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, घुड़सवार पुलिस कर्मियों को यहाँ पे स्थापित किया गया है, क्योंकि रेत होती है, बालू होती है नदी के किनारे, और ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस के व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करने में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो घुड़सवार पुलिसकर्मी हैं इनको बकाया ट्रेनिंग दी गई है, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि वो यहाँ पर आकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था के जरिए पूरे इलाके को न सिर्फ सुरक्षित रख सकें बल्कि लोगों के साथ उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और इस दौरान पुलिस का शालीन जो चेहरा है वो भी नजर आए, यूपी पुलिस की जो इमेज है वो मित्र पुलिस के रूप में नजर आए, उसकी भी भरसक कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जो पुलिसकर्मी है देखिए आराम से आ रहे हैं, घाटों के किनारे खड़े हो रहे हैं, जो लोग उनकी फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं उनको फोटोग्राफ दे रहे हैं, और अगर कहीं से उनको कोई जरूरत महसूस हो रही है किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन देने की तो उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है। महाकुंभ में जिन घोड़ों की ड्यूटी सिक्योरिटी में लगाई गई है वो कोई आम घोड़े नहीं है। इनमें कुछ घोड़ों को अमेरिका और इंग्लैंड से मंगाया गया है। अमेरिका से बाम ब्लड नस्ल के और इंग्लैंड से थ्रो नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। महाकुंभ में स्पेशल सिक्योरिटी में तैनात घुड़सवार पुलिस के लिए अमेरिका से 4 बाम ब्लड नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। एक घोड़े की कीमत करीब 6.5 लाख है, मतलब 2 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ 4 अमेरिकी घोड़ों पर खर्च किए गए हैं। इंग्लैंड से थ्रो नस्ल के 40 घोड़े मंगाए गए हैं। आखिर इन घोड़ों में ऐसा क्या है जो उन्हें महाकुंभ के लिए खासतौर पर मंगाया गया है? अमेरिका और इंग्लैंड के घोड़े लंबी दूरी तक देख सकते हैं, दिमाग से शार्प होते हैं। घोड़े पर सवार सिपाही जो सिग्नल देता है उसे तेजी से फॉलो करते हैं। कुंभ मेले को देखते हुए इतनी भीड़ आती है जिसमें जो वाहन नहीं जा सकता, जिसमें घोड़े जाएंगे, घोड़े सुरक्षा करेंगे, दूर से दिखाई दे रहा है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। खाड़ों को लाना, घाट खाली कराना, भीड़ भाड़ में चलने की, ट्रैफिक कंट्रोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके। पूरी तरह से तैयारी है। महाकुंभ में 130 घोड़ों में 4 अमेरिकी, 40 इंग्लैंड के और 86 देसी नस्ल के हैं। देसी नस्ल के घोड़ों में काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी घोड़े ज्यादा हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज में ठंड काफी ज्यादा होती है। घोड़े बीमार ना पड़े इसके लिए उनकी डाइट पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्हें रोज 1 किलो चना, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 25 किलो हरी घास और 30 ग्राम नमक दिया जाएगा। 13 जनवरी से जब महाकुंभ में शाही स्नान शुरू होगा, मेला स्थल से 4 किलोमीटर दूर सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। ऐसे में लाखों लोगों को संगम तट तक पैदल चलना होगा। इस दौरान अगर भीड़ कहीं अनियंत्रित होती है तो यही घुड़सवार दस्ता सबसे तेजी से पहुंचकर स्थिति पर कंट्रोल करेगा। प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती को बाकायदा स्वीकार किया है यूपी पुलिस ने, और इसी वजह से पूरे कुंभ क्षेत्र में, पूरे परिक्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा जाएगा। और जो लोग यहाँ पर नहाने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, पूजन करने आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे, विदेशों से आएंगे, उनके सामने मित्र पुलिस नजर आएगी उत्तर प्रदेश की। और सबसे खास बात यह होगी कि घुड़सवार पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त घाटों के किनारे मौजूद रहेगी। जो ऐसा विश्व जो दृश्य दिख रहा है वो लगातार दिखेगा आपको प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस के पास जो घोड़े हैं वो भीड़ में भड़कते नहीं बल्कि क्राउड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये श्रद्धालुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्हें चलाने वाले घुड़सवार पुलिस में
इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहेंगे। इन घोड़ों के नाम भी खास हैं: तारा, राका, शाहीन, जैकी, गौरी, अहिल्या और रणकुंभ। महाकुंभ में तैनात घोड़ों की दिन में 3 बार मालिश की जाती है। महीने में 1 बार उनके बाल काटे जाते हैं। महीने में 1 बार उनकी नाल बदली जाती है। जरूरत पड़ने पर इन ट्रेन घोड़ों को पानी के अंदर भी ले जाया जा सकता है। AI का उपयोग कई तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन है, इसके अलावा इवेंट डिटेक्शन है। इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और उसका काफ़ी बृहद पैमाने पर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के लिए रेत पर पूरा एक शहर बस चुका है। महाकुंभ शुरू होने में 480 घंटे 28,800 मिनट बाकी हैं। तैयारियां आखिरी चरण में हैं। 4000 हेक्टेयर में कुंभ सिटी बसाई जा रही है। पैंतालीस दिन के मेले में 45 करोड़ सनातनी देश विदेश से आएंगे। टेंट से बने इन्हीं ठिकानों में ठहरेंगे। उनके लिए सफेद, लाल और काले रंग के हजारों टेंट लग चुके हैं। हर एक की अपनी कहानी, अपना इतिहास है। इसके साक्षी हैं वो साधु संत जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचते हैं। ये घोड़े वगैरह आप देख रहे हैं, घोड़े वगैरह पर महात्मा लोग डंका निशान लेकर चलते हैं, उसमें नगारा इत्यादि बजाया जाता है। रात में महाकुंभ सिटी का नजारा और भी अद्भुत और दिव्य होता है। LED लाइटों से जगमगाता कुंभ शहर स्वर्ग जैसा आभास देता है। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस भी हो और साधु संत घोड़ों और ऊंटों में आते जाते दिखाई देंगे। इनकी झलक जूना अखाड़े और अवान अखाड़े की पेशवाई दिख चुकी है। साधु संत राजा महाराजाओं की तरह घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर आते हैं। एक अखाड़े की पेशवाई में 50 से 100 तक भी घोड़े हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अखाड़ा कितना बड़ा है। सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। महाकुंभ की पेशवाई में कौन कौन से जानवर शाही सवारी का हिस्सा बनेंगे, ये पहले से तय हो जाता है। इस बार हाथी लाने की भी प्लानिंग थी, लेकिन ज्यादा भीड़ की वजह से इसे बदल दिया गया। घोड़ों और ऊंटों को भीड़ में कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन हाथी कई बार भड़क जाते हैं, जिससे भगदड़ मचने पर नुकसान का खतरा रहता है। इसीलिए इस बार पेशवाई में हाथी नहीं लाए गए। दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, पहले हाथी भी हुआ करते थे। कितना भव्य होता है ये। पहले क्या है, सब पैदल यात्रा होते थे, लेकिन बाद में पिछली बार ऊंट नहीं था, सिर्फ क्या नाम है घोड़े थे और गाड़ियां थी। लेकिन और हाथी भी इस बार सोचा गया था, लेकिन चलने में परेशानी होगी। कहीं हाथी जो है कहीं भगदड़ मचा दे, तो सुरक्षा की दृष्टि से हाथी को हटा दिया गया। हाँ, प्राचीन काल में पहले हाथी हुआ करता। महाकुंभ का हर लम्हा खास, भव्य और दिव्य होता है। घोड़ों और ऊंटों के बाद इस बार महाकुंभ में डोम सिटी भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रयागराज में अरैल में 51 करोड़ की लागत से PPP मॉडल पर डोम सिटी तैयार की जा रही है। इसमें 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इन्हें पर्यटन विभाग एक निजी कंपनी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है।